हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है इंडिया एमकेएस में। आज हम आप लोगों को पीएलसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 5th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है पीएलसी एंड स्काडा प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर पीएलसी एंड स्काडा पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा। इसमें आप सभी लोगों को इस मैराथन क्लास में आपको पूरी पीएलसी स्काडा कंप्लीट करेंगे, जिसको अगर आप इस वीडियो को केवल देख कर ही चलेंगे तो आपका आपका पेपर बहुत ही शानदार जाएगा। चलो आप स्टार्ट करते हैं पीएलसी का फर्स्ट क्वेश्चन। पीएलसी क्या है? व्हाट इज पीएलसी? पीएलसी का अर्थ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। पीएलसी एक कंट्रोलर होता है जिसे विशेष रूप से खराब औद्योगिक वातावरण में, जैसे हाई टेम्परेचर, ड्राई वेट, धूल कण की स्थिति में अंतर्गत विशेष रूप से ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका यूज इंडस्ट्रियल प्रक्रियाओं जैसे मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। पीएलसी के नॉर्मल कंप्यूटर की तरह फीचर्स होते हैं। इन दोनों एक पावर सप्लाई, सीपीयू, इनपुट आउटपुट मेमोरी और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आदि होते हैं। इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि पीएलसी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वर्क कर सकता है, जो कि एक पीसी पर्सनल कंप्यूटर नहीं कर सकता है। एक पीएलसी किसी न किसी औद्योगिक वातावरण के लिए बेहतर होता है, इसलिए इसे रिड्यूस्ड डिजिटल कंप्यूटर के रूप में माना जा सकता है, जो इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंटल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस को मैनेज करता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल में उत्पाद की प्रक्रिया में परिवर्तन के कारण रीप्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए पीएलसी पर आधारित कंट्रोल सिस्टम की शुरुआत की गई है। पीएलसी के विभिन्न अनुप्रयोगों को समझने के लिए पीएलसी की मूल अवधारणाओं को समझें। पीएलसी की आवश्यकता। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएलसी। पीएलसी का आविष्कार डिक मॉर्ले ने 1964 में किया था। तब से पीएलसी ने औद्योगिक माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्रांति ला दी है। पीएलसी फंक्शन जैसे विभिन्न एनालॉग सिग्नल के टर्मिनल काउंटिंग, टाइमर काउंटिंग, कैलकुलेटिंग, कंपैरिजन प्रोसेसिंग आदि एक विस्तृत रेंज होती है। आर्किटेक्चर ऑफ पीएलसी। पीएलसी का आर्किटेक्चर प्रोसेस लॉजिक कंट्रोलर। इसमें ये देख लीजिए, प्रोग्राम पर्सनल कंप्यूटर लगा दिया, इसका प्रोग्रामर और कोड इंटर करने के लिए। इसके बाद इनपुट फाइल, इसके बाद आउटपुट फाइल लगा, बीच में लगा दिया सीपीयू, प्रोग्रामिंग लॉजिक। सीपीयू का कनेक्शन मेमोरी डाटा से स्टोरेज से करते हैं। इसके बाद इनपुट का कनेक्शन इनपुट मॉड्यूल से, आउटपुट का आउटपुट मॉड्यूल से। इसके बाद पीएलसी का आविष्कार। पीएलसी का आर्किटेक्चर में सीपीयू, इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, पावर सप्लाई, प्रोग्रामिंग आदि सम्मिलित होते हैं। इनपुट की निरंतर निगरानी की जाती है और इनपुट टर्मिनल की स्थिति में इनपुट मॉड्यूल से कॉपी किया जाता है और रैम मेमोरी को दिया जाता है, जिसे 2 सेक्शन में विभाजित किया जाता है, अर्थात इनपुट इमेज फाइल और आउटपुट इमेज फाइल। प्रत्येक इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल एक बिट इनपुट और आउटपुट इमेज फाइल के साथ जुड़ा होता है। और सीपीयू इनपुट इमेज फाइल से वेरिएबल प्राप्त करता है और प्रोग्राम और इनपुट की स्थिति के आधार पर आउटपुट इमेज फाइल सीपीयू द्वारा कंट्रोल वेरिएबल के साथ भरी जाती है, जो कुछ प्रक्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए आउटपुट मॉड्यूल से कॉपी की जाती है। इनपुट और आउटपुट इमेज फाइल का उपयोग सीपीयू और आउटपुट टर्मिनल की स्थिति में स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसके बाद प्रोग्राम आ गया, मेमोरी। इसके बाद स्थल वर्ड। इसके बाद मेमोरी का कनेक्शन ये हो गया। आर्किटेक्चर ऑफ पीएलसी। इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग। इसके बाद एड्रेस, सबसे ऊपर वाली बस होती है एड्रेस बस। इसके बाद डाटा बस। इसके बाद कंट्रोल बस। इसका मेमोरी और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट होते हैं। इसके बाद डाटा बस का भी कनेक्शन सीपीयू से होता है।
इसका सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को पीएलसी का मस्तिष्क कहते हैं, जो पीएलसी के सभी ब्लॉक के ऑपरेशन के कार्य और ऑपरेशन के सीक्वेंस को कंट्रोल करता है। यह एक ब्लॉक के साथ प्रदान की जाती है जिसकी फ्रीक्वेंसी आमतौर पर 1 और मेगाहर्ट्ज के बीच है। यह एक फ्रीक्वेंसी पीएलसी की ऑपरेटिंग स्पीड का निर्धारण करती है। बसें जो थी पीएलसी में कम्युनिकेशन के लिए कंट्रोल बस के समूह को डिजिटल सिग्नल या बाइनरी सिग्नल के फॉर्म में पीएलसी का उपयोग करके कैरी किया जाता है। बाइनरी फॉर्म में ओ तथा 0 तथा 1 होते हैं, जो डिवाइस को ऑन या ऑफ स्थिति को दिखाता है। पीएलसी के आर्किटेक्चर में यूज होने वाली तीन प्रकार की बसें हैं निम्नलिखित है। डेटा बस का यूज सीपीयू द्वारा किए गए प्रोग्रामिंग में आवश्यक डेटा को ले जाने के लिए किया जाता है। डेटा बस बाई डायरेक्शनल होती हैं और विभिन्न सिस्टम एलिमेंट्स को डाटा भेजती हैं। यह माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का है, तो इसे 8 बिट इंटरनल डाटा बस होती है। एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल बस होती है और मेमोरी स्थान पर एड्रेस ले जाती है ताकि प्रत्येक बिट मेमोरी में स्थित हो सके, और प्रत्येक मेमोरी लोकेशन में एक अलग एड्रेस होता है। 1 बिट माइक्रो प्रोसेसर में 16 बिट एड्रेस बस होती है, जिसका अर्थ होता है कि 8 बिट में माइक्रो प्रोसेसर 2x16 मेमोरी लोकेशन हो सकती है। कंट्रोल बस उन सिग्नल को वहन करता है जो सीपीयू द्वारा विभिन्न कार्यों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यह सिग्नल मेमोरी डिवाइस को सूचित करता है कि इनपुट डिवाइस से डेटा प्राप्त करना है या आउटपुट डिवाइस पर डेटा भेजना है। कंट्रोल बस सिंक्रोनाइजेशन के साथ समय सिग्नल भी कैरी करता है। पीएलसी मेमोरी का उपयोग यूजर लैडर प्रोग्राम, इनपुट आउटपुट डिवाइस की लोकेशन, टाइमर और काउंटर के लिए पूर्व निर्धारण मान बाइनरी फॉर्म में किया जाता है। पीएलसी में उपयोग की जाने वाली विभिन्न सॉलिड स्टेट मेमोरी रैम, रोम, ईपीरोम, डबल ईपीरोम, एनओवी रोम, रैम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक परमानेंट स्टोरेज देने वाली रोम है। रैम का उपयोग यूजर प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है और इसका डेटा को स्टोर करने के लिए भी किया जाता है। इसे इनपुट डिवाइसों की स्थिति में टाइमर, काउंटर और अन्य इंटरनल डिवाइस के नाम को स्टोर किया जाता है। इनपुट मॉड्यूल प्रोसेसर, सीपीयू और रियल वर्ल्ड डिवाइसों जैसे लैंप, कनेक्टर, स्विच आदि के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य कर सकते हैं। पीएलसी प्रोग्रामिंग भाषाएं। पीएलसी में एलडी, एसएफसी, एफबीडी, एसटी, आईएल। इसमें से एलडी का मतलब लैडर डायग्राम है, एसएफसी का मतलब सीक्वेंस फंक्शन चार्ट है, एफबीडी का फंक्शन ब्लॉक डायग्राम है, ईएसटी स्ट्रक्चर टेस्ट है, इसके बाद आईएल इंस्ट्रक्शन लिस्ट है। इसके बाद सबसे पहला आता है लैडर डायग्राम मूल रूप से रिले लॉजिक से तैयार किया जाता है। यह एक प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए स्विच, मैकेनिकल रिले जैसे भौतिक उपकरणों का उपयोग करता है। कि लैडर डायग्राम भौतिक उपकरणों जिन्हें एक्टिव करने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल की आवश्यकता होती है को छोड़कर सभी को रिप्लेस करने के लिए इंटरनल लॉजिक का उपयोग करता है। टिप्पणी, इसमें लैडर डायग्राम की सहायता से टी ऑन और काउंटर अप का ये डायग्राम बनाया गया है। ये देख लीजिए लैडर डायग्राम। इसके बाद रिले लॉजिक पैनल, इसमें रिले लॉजिक है, इसको टी ऑन और टाइमर काउंटर का उपयोग करके कमेंट किया गया है। इसमें देखिए लैडर डायग्राम के लाभ। लैडर डायग्राम के लाभ निम्नलिखित हैं। सबसे पहले रंग इसे व्यवस्थित करने और पालन करने के लिए आसान बनाते हैं। यह उन
डॉक्यूमेंट दस्तावेजित करने देता है, जो आसानी से दिखाई देती है। यह बहुत सफलतापूर्वक ऑनलाइन एडिटिंग का सपोर्ट करता है। लैडर डायग्राम से हानियाँ। मुख्य नुकसान यह है कि कुछ इंस्ट्रक्शन उपलब्ध नहीं है जो मोशन या बैशिंग जैसे प्रोग्रामिंग के लिए इसे और अधिक कठिन बना सकते हैं। सीक्वेंसर फंक्शन चार्ट (SFC) में अंतिम परिणाम प्राप्त करने के लिए स्टेप और ट्रांजैक्शन का उपयोग किया जाता है। स्टेप आपके प्रोग्राम के एक मुख्य फंक्शन के रूप में कार्य करता है। ये स्टेप उन फंक्शन को तब तक एग्जीक्यूट करते हैं जब तक इन स्टेप्स को प्रोग्राम किया जाता है। यह निर्णय समय प्रक्रिया के एक निश्चित फेज या एक उपकरण की भौतिक स्थिति पर आधारित हो सकता है। ट्रांजैक्शन के इंस्ट्रक्शन हैं जिन्हें आप कंडीशन कोड ट्रू या फॉल्स पर सेट कर सकते हैं। स्टेप से दूसरे स्टेप पर मूव करने के लिए उपयोग करते हैं। पारंपरिक फ्लोचार्ट के विपरीत सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट में कई पाथ हो सकते हैं। एक समय में एक स्टेप को शुरू करने के लिए ब्रांच का उपयोग कर सकते हैं। लाभ इसमें सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट में कुछ निम्नलिखित लाभ हैं। प्रोसेसर को मेजर स्टेप में तोड़ा जा सकता है, जो ट्रबल शूटिंग को तेज और आसान बना सकते हैं। आप लॉजिक से सीधे एक्सेस कर सकते हैं, यह देखने के लिए कि उपकरण के किस हिस्से में फॉल्ट है। लॉजिक के अलग अलग टुकड़ों को बार बार एग्जीक्यूट करने की क्षमता के कारण लॉजिक को डिजाइन करना और लिखना तेज हो सकता है। हानि इसमें यहाँ तक कि आप एसएफसी की हानियों पर विचार करते हैं तो यह पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एप्लीकेशन को फिट नहीं करती है। फंक्शन ब्लॉक डायग्राम जो लैंग्वेज एक का ग्राफिकल प्रकार भी है। फंक्शन ब्लॉक डायग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच एक फंक्शन का कार्य का वर्णन करता है, जो कनेक्शन लाइनों द्वारा ब्लॉक में जुड़ा हुआ है। फंक्शन ब्लॉक मूलभूत रूप से सिस्टम बनाने के लिए डेवलप किए गए थे, जो आप कई सामान्य दोहराए जाने वाले कार्यों को सेट कर सकते हैं, जैसे काउंटर, टाइमर, पीआईडी लूप आदि। शीर्ष पर ब्लॉक प्रोग्राम करते हैं और फिर पीएलसी लगातार शीर्ष को न्यूमेरिकल ऑर्डर में स्कैन करता है या उन कनेक्शनों द्वारा निर्धारित किया जाता है जो आप ब्लॉक के बीच प्रोग्राम करते हैं। लाभ फंक्शन ब्लॉक डायग्राम मोशन कंट्रोल के साथ अच्छी तरह से कार्य करता है। कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए दृश्य विधि आसान होता है। यह विधि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप प्रोग्रामिंग की कई लाइनों ले सकते हैं और इसे एक या कई फंक्शन ब्लॉक में डाल सकते हैं। हानियाँ इस पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उपयोग में कोड अव्यवस्थित हो सकता है, क्योंकि आप इस फंक्शन को ब्लॉक को शीट पर कहीं भी रख सकते हैं। इससे ट्रबल शूटिंग और भी कठिन हो सकती है। स्ट्रक्चर टेस्ट यह लैंग्वेज एक टेक्सटुअल लैंग्वेज होती है। स्ट्रक्चर टेस्ट एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि बेसिक पास्कल और सी जैसी होती है। यह एक बहुत शक्तिशाली उपकरण होता है जो दोहराए जाने वाले कार्यों के साथ एक एल्गोरिदम फंक्शन का उपयोग करने वाले जटिल कार्यों के एक्सटेंड कर सकता है। कोड उन स्टेटमेंट का उपयोग करता है जो सेमीकोलन द्वारा अलग किए जाते हैं और फिर उन स्टेटमेंट्स द्वारा इनपुट आउटपुट या वेरिएबल बदल दिए जाते हैं। यदि आपको बेसिक या सी लैंग्वेज का ज्ञान नहीं है तो यह पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ अन्य लैंग्वेज की तुलना में आसान हो सकते हैं।
यह बड़े गणितीय गणनाओं की गणना में बहुत व्यवस्थित और अच्छी है। यह आपको कुछ इंस्ट्रक्शन को कवर करने में सक्षम करेगा जो कुछ अन्य लैंग्वेज जैसे एलडी में उपलब्ध नहीं है। हानि इसके सिंटैक्स कठिन होता है होता है। डेबल करना कठिन होता है। ऑनलाइन एडिटिंग करना कठिन होता है। इंस्ट्रक्शन लिस्ट में IEL इंस्ट्रक्शन लिस्ट लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज के समान होती है। जब आप इस PLC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करते हैं तो आप निमोनिक्स कोड जैसे LD लोड एंड और आदि का उपयोग करते हैं। इंस्ट्रक्शन लिस्ट में प्रत्येक पंक्ति के अंत में एनोटेट करना चाहिए कि किसी भी टिप्पणी के साथ एक कई लाइन पर प्रत्येक इंस्ट्रक्शन के साथ अनेक इंस्ट्रक्शन सम्मिलित होते हैं। लाभ इंस्ट्रक्शन लिस्ट लैंग्वेज उन अनुप्रयोगों के लिए वैल्यूएबल होता है जिन्हें कोड की आवश्यकता होती है, जिनके लिए कॉम्पैक्ट और समय महत्वपूर्ण है। हानि कुछ इंस्ट्रक्शन पॉसिबिलिटीज जैसे गो टू कमांड होती है। ऐसी कई त्रुटियां भी हो सकती हैं जो पहले की अन्य लैंग्वेज की तुलना में कठिन है। हमारे दैनिक जीवन में PLC के अनुप्रयोग PLC रोबोट औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के मैकेनिकल सिस्टम और एप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। हमारे हैवी तकनीकी के रूप में निर्भर समाज में PLC सिस्टम हर जगह उपयोग किए जाते हैं, जिससे हमारे कारखाने, कार्यक्रम भवन और जहाँ तक कि हमारी सड़कों पर यातायात को कंट्रोल करने सम्मिलित है। कुछ उदाहरणों को PLC द्वारा कंट्रोल होता है। रोड लाइटिंग सिग्नल, ऑटोमेटिक कार वॉश, द इनोवेटर, ऑटोमेटिक डोर कन्वर्टर बेल्स, रोलर कोस्टर। चैप्टर नंबर 3 माइक्रो कंट्रोलर सीरीज MCS माइक्रो कंट्रोलर। इसमें है पिन डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। 8051 माइक्रो कंट्रोलर फैमिली क्वार्ट्ज ब्लैट पैकेज, लेडलेस चिप कैरियर और डुअल इनलाइन पैकेज जैसे विभिन्न लाइन पैकेज में आते हैं। इन सभी पैकेज में 40 पिन सम्मिलित होती हैं जो इनपुट आउटपुट एड्रेस WR डेटा और इंटरप्ट जैसी कई कार्यों के लिए सम्मिलित है। लेकिन कुछ कंपनियां इनपुट आउटपुट की संख्या को कम करने और एप्लीकेशन डिमांडिंग के लिए माइक्रो कंट्रोलर का 20 पिन दर्जन प्रदान करती हैं। फिर भी अधिकांश डेवलपर्स 40 पिन चिप का उपयोग करते हैं। PLC माइक्रो कंट्रोलर का ये पिन डायग्राम है, ये देख लीजिए। इसमें P1 इसमें 4 पोर्ट होते हैं, P0, P1, P2, P3। इसमें P1 और P2, P0, P1 और P0, P1, P2 ये तीनों इनपुट आउटपुट सिंपल इनपुट आउटपुट पिन होती हैं। जो P3 होती है इसमें इनपुट आउटपुट के साथ कुछ एक्सटर्नल वर्क भी होता है, उसका अलग से होता है। जैसे RxD TxD ट्रांसमिशन एंड कम्युनिकेशन के लिए होता है। INT0 INT1 इंटरप्ट के लिए होता है। T0 T1 टाइमर काउंटर के लिए होता है। इसके बाद WR राइट, RD रीड के लिए, XTAL 2 और 1 ये होती हैं क्लॉक पल्स जनरेट के लिए। ऑक्सीलेटर क्लॉक पल्स जनरेट करने के लिए, ये हाइयर डेटा के लिए होता है, ये लोअर डेटा के लिए होता है। चलो इसका वर्किंग देखते हैं।
8054 माइक्रो कंट्रोलर के पिन डायग्राम में 40 पिन होती हैं। कुल पिन 32 पिन 4 पोर्ट्स पर P0, P1, P2, P3 में स्थापित किए जाते हैं। प्रत्येक पिन पोर्ट्स में 8 बिट होती हैं। 8054 माइक्रो कंट्रोलर के पिनों की संख्या निम्नलिखित है। पोर्ट 1 पिन इज 1 to 8, 1 से 8 तक पोर्ट में P10 से P17 तक की पिन होती हैं। इन पिनों को इनपुट या आउटपुट पिनों के रूप में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। और सेकंड नंबर पिन 9 REST पिन माइक्रो कंट्रोलर P8054 माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करने के लिए REST पिन का उपयोग किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करने के लिए पिन को एक पॉजिटिव पल्स प्रदान की जाती है। पोर्ट 3 में पिन 10 to 17 पोर्ट 3 में 10 से 17 तक पोर्ट 3 की पिन को पोर्ट 1 की पिन के समान ही यूज किया जाता है। यह यूनिवर्सल आउटपुट इनपुट की तरह कार्य करती हैं। यह पिन्स डुअल फंक्शन पिन होती हैं। पिन 10 RESD पिन एक सीरियल पिन होती है। इन पिन का उपयोग मेमोरी से डेटा रिसीव करने के लिए किया जाता है। पिन 11 TXD पिन भी एक सीरियल पिन होती है। इस पिन का उपयोग मेमोरी को डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। पिन 12 INT0 इस पिन के द्वारा माइक्रो कंट्रोलर इंस्ट्रक्शन को 0 का इनपुट दिया जाता है। पिन 13 INT0 यह माइक्रो कंट्रोलर इंटरप्ट 1 के लिए यूज किया जाता है। पिन 15 T0 T1 इन पिन का उपयोग टाइमर इंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है। पिन 16 WR यह पिन एक्सटर्नल रैम पर कंट्रोल करने के लिए किया सिग्नल कनेक्ट करने के लिए सिग्नल देती है। WR यह पिन एक्सटर्नल रैम पर कनेक्ट करने के लिए सिग्नल देती है। पिन 17 RD यह पिन एक्सटर्नल रैम से कंट्रोल रीड करने के लिए सिग्नल देती है। पिन 18 एंड 19 XTA2 XTAL2 XTAL1 X2 और X1 पिन ऑक्सीलेटर के लिए इनपुट आउटपुट पिन होती हैं। इन पिन का यूज माइक्रो कंट्रोलर इंटरनल ऑक्सीलेटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। पिन 20 GND यह एक ग्राउंड पिन होती है। पोर्ट 2 पिन 21 से 28 तक पोर्ट 2 में पिन 21 से 28 तक सम्मिलित होती हैं, जिन्हें इनपुट और आउटपुट के रूप में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। परंतु यह तभी संभव है जब हम किसी एक्सटर्नल मेमोरी का यूज नहीं किया जाए। यदि हम इसमें एक्सटर्नल मेमोरी का यूज करेंगे तो ये पिन हाई ऑर्डर एड्रेस बस A8 से A15 के रूप में कार्य करेगी। पिन 29 है PSEN इस पिन का उपयोग एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी को इनेबल करने के लिए किया जाता है। पिन 30 ALE एड्रेस लैच इनेबल करने के लिए एक एक्टिव हाई आउटपुट सिग्नल होता है। यदि हम मल्टीपल मेमोरी चिप का यूज करते हैं तो इस पिन का यूज करके बीच अंतर के लिए किया जाता है। पिन 31 EA यदि हमें इस पिन का यूज कई मेमोरी का यूज करना है तो इस पिन के लिए लॉजिक 1 का यूज करके माइक्रो कंट्रोलर को दोनों मेमोरी से डाटा रीड का इंस्ट्रक्शन देता है। पहले इंटरनल फिर एक्सटर्नल। पोर्ट 0 32 से 39 पोर्ट 2 और 3 की पिन
के समान इन पिन का उपयोग इनपुट आउटपुट के रूप में किया जा सकता है। जब हम किसी एक्सटर्नल मेमोरी का यूज नहीं करते हैं जब ALE या पिन 0 से 1 या 0 से 1 पर होता है तो इस पोर्ट का यूज डाटा बस के रूप में किया जाता है। जब ALEO पर होता है तो इस पोर्ट का उपयोग में लोअर ऑर्डर एड्रेस बस A0 से A7 के रूप में किया जाता है। पिन 40 VCC इस पिन का उपयोग पावर सप्लाई के लिए किया जाता है। आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर 8051 माइक्रो कंट्रोलर का बेसिक प्रकार का माइक्रो कंट्रोलर होता है जिसे 1980 में इनलेट द्वारा डिजाइन किया गया था। यह माइक्रो कंट्रोलर हार्डवेयर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। इन्हें इम्बेल्ड सिस्टम में यूज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर के पास प्रोग्राम और डाटा यूनिट के लिए 2 बसेस होती हैं और 64K x 8 साइज की 2 मेमोरी होती हैं। PLC के आर्किटेक्चर का मुख्य भाग निम्नलिखित है। आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, इसमें ALU लगा दिया, PSW लगा दिया, इंटरनल रैम लगा दिया, इसके बाद लैच लगा दिया, इसके बाद पोर्ट 1 पोर्ट 2 पोर्ट 3 पोर्ट 4, इसके बाद इंटरनल रैम, इसके बाद PC लगा के DPTR लगा दिया। इसके बाद ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इसका कार्य माइक्रो कंट्रोलर के गणितीय सक्रियों को परफॉर्म करना। ALU 8 बिट का होता है। एक्सटर्नल 6+2 = 8 ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड है। एक्यूमुलेटर A and B डाटा एक्यूमुलेटर से डाटा एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। A और B रजिस्टर होते हैं जो कि 8 बिट के होते हैं। यह डाटा को टेम्परेरी स्टोर करता है। एग्जीक्यूटेबल स्टोर करता है। PSW प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, यह हमें प्रोग्राम के स्टेटस के बारे में जानकारी देता है कि हमारा प्रोग्राम 0 है या 1 या ऑन और ऑफ। यह फ्लैग होते ही इसकी वैल्यू 0 या 1 होती है। यह फ्लैग 0 पर रीसेट होते हैं तथा 1 पर रीसेट होता है। यह 8 बिट रजिस्टर होता है। इंटरनल रैम, इसके द्वारा डेटा को टेम्परेरी स्टोर किया जा सकता है। लैच, डाटा को मेमोरी से फैच करना इसका ही कार्य होता है। यह मेमोरी से डाटा लेकर पोर्ट को देता है जिससे डाटा परमानेंट स्टोर हो जाता है। PC प्रोग्राम काउंटर, इसका यूज डाटा के एड्रेस को फैच करने के लिए होता है। यह 3 स्टेप्स में कार्य करता है। फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट। यह 16 बिट का होता है। DPTR डाटा पॉइंटर 16 बिट एड्रेस को 2 पोर्ट में डिपेंड करता है। DPL A8 से A15, A0 से A7 तक। वर्किंग ALU आर्किटेक्चर, ALU अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है जो कि 8 बिट का होता है। एग्जीक्यूटेबल एक्यूमुलेटर में डाटा को टेम्परेरी स्टोर किया जाता है। 8 बिट का डाटा PSW में
जाता है, जिससे हमें उसके स्टेटस का पता चलता है। फिर यह डाटा एड्रेस इन इंटरनल मेमोरी में टेम्परेरी स्टोर करता है। लैच मेमोरी से डाटा से पोर्ट को देता है। पोर्ट में डाटा परमानेंट रूप से स्टोर करता है। इसमें पीसी होता है जो कि डाटा के एड्रेस को फैच करता है। यह 3 स्टेप्स में वर्क करता है: फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज पीएसडब्ल्यू? पीएसडब्ल्यू इसका फुल फॉर्म प्रोग्राम स्टेटस वर्ड होता है। यह रजिस्टर्ड एक बिट और बाइट एड्रेसेबल होता है। यह रजिस्टर कंट्रोलर के लिए ऑपरेशन की स्थिति को दर्शाता है। पीएसडब्ल्यू रजिस्टर एक RS1 RS0 द्वारा बैंक चयन को निर्धारित करता है। पीएसडब्ल्यू का फिजिकल एड्रेस DOH से D0H से निर्धारित करता है। पीएसडब्ल्यू का फिजिकल एड्रेस DOH से स्टार्ट होता है। यह अलग अलग बिट DOH से D0H से D07 तक पहुंच जाते हैं। CAC इसके बाद खाली है। RS1 RS0 V0 से VP से, इसके बाद D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 कैरी फ्लैग इसका एड्रेस D7 होता है। यस-वी पोजीशन से बिट उत्पन्न होने पर यह कैरी फ्लैग प्रभावित होते हैं। जब C=0 कैरी रीसेट और C=1 कैरी सेट। एग्जाम्पल 0011010010101। इसमें कैरी लेंगे तो 10011010101। ऑक्सिलरी फ्लैग इस कैरी फ्लैग का एड्रेस D5 होता है। यह फ्लैग तब प्रभावित होता है जब एक बिट तीसरी पोजीशन से चौथी पोजीशन पर उत्पन्न होता है। AC0 AC1 ऑक्सिलरी कैरी रीसेट ऑक्सिलरी कैरी सेट। इसका एग्जांपल ये आ गया। ओवरफ्लो फ्लैग का एड्रेस D2 होता है जब 6वीं स्थिति से 7वीं स्थिति में एक बिट उत्पन्न होती है तो ओवरफ्लो कैरी फ्लैग प्रभावित होता है। OV ओवरवोल्टेज 0 ओवरवोल्टेज 1 ओवरफ्लो फ्लैग रीसेट ओवरफ्लो फ्लैग सेट। इसका एग्जांपल है पॉइंटर फ्लैग पैरिटी फ्लैग का एड्रेस D0 होता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन करते समय यदि रीसेट 1 है तो पॉइंटर फ्लैग को सेट किया जाता है। रिजर्वायर रीसेट होता है तो RS1 और RS0 PSW रजिस्टर से बिट्स रैम मेमोरी में विभिन्न मेमोरी लोकेशन बैंक 0 से बैंक 4 तक चयन करने के लिए यूज किया जाता है। ये इसका RS1 RS0 वैल्यू। इसके बाद इसमें वैल्यू में आएगा 00H 00 ये बैंक है। बैंक 0 रजिस्टर बैंक होते हैं 0 1 2 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट। ये SFR क्या है? SFR में 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होते हैं वह एक प्रकार की रैम मेमोरी होती है। इसमें P0 P1 P2 P3 टाइमर काउंटर सीरियल पोर्ट और इंटरप्ट से संबंधित पेरिफेरल रजिस्टर होते हैं। इसका एड्रेस 80H से FFH तक होता है। इसको बिट एड्रेस रजिस्टर और बाइट एड्रेस रजिस्टर द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक्यूमुलेटर यह 8 बिट तथा 1 बाइट
का एड्रेसेबल रजिस्टर होता है। इसमें डाटा को कॉपी किया जाता है। यह ज़्यादातर गणितीय और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए रिसेंटली को होल्ड करके रखता है। डायरेक्ट एड्रेस E0 बिट और रीसेट E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 E0 एक्यूमुलेटर का यूज करके सबस्ट्रक्शन के लिए असेंबलर प्रोग्राम 0+400H ये एड्रेस हैं कुछ ये बस वह मूल बस में ग्रुप ऑफ वायर होता है। इसका यूज डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। इन बस में 8 या 16 या अधिक माइक्रोकंट्रोलर के वायर्स होते हैं। इस प्रकार से 8 बिट या 16 बिट एक साथ ले जा सकते हैं। माइक्रोकंट्रोलर में 2 प्रकार की बस उपयोग किया जाता है। एड्रेस बस, डाटा बस। एड्रेस बस जो होती हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए माइक्रोकंट्रोलर में 16 बिट एड्रेस को बस का यूज किया जाता है। इसका उपयोग मेमोरी लोकेशन को एड्रेस करने के लिए एड्रेस को सीपीयू से माइक्रोकंट्रोलर की मेमोरी को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। यह चार मोड में कार्य करती हैं। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, बैंक रजिस्टर इसे कहते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। इसके बाद डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इसके बाद रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डेटा बस 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 8 बिट डेटा बस होती है। इसका यूज विशेष एप्लीकेशन में डाटा को ले जाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्क्राइब मूविंग अरिथमेटिकल लॉजिकल एंड ब्रांच इंस्ट्रक्शन। मूविंग इंस्ट्रक्शन, इस इंस्ट्रक्शन का यूज डाटा को कॉपी करने के लिए किया जाता है। एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन में एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में या किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में दूसरे पर्टिकुलर रजिस्टर में डाटा को कॉपी करने के लिए इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है। निमोनिक्स ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन। मूव का उपयोग एक्यूमुलेटर से मूव ए का उपयोग एक्यूमुलेटर से इमीडिएट डाटा को कॉपी करता है। मूव REX डाटा को एक्यूमुलेटर से RX से कॉपी करता है। मूव REX से डाटा को एक्यूमुलेटर में कॉपी करे। पुश ऐड से ESP से निहित इंटरनल रैम एड्रेस से डाटा को कॉपी करे। डिस्टिनेशन पर जोड़े और AE को घटाए। पॉप ऐड ESP से निहित इंटरनल रैम एड्रेस से डाटा कॉपी करे। डिस्ट्रक्शन पर जोड़े और ESP को हटाए। अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शन 8051 माइक्रोकंट्रोलर में गणितीय कैलकुलेशन जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आदि करने के लिए सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। आर्किटेक्चर ऑफ अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शन 8051 माइक्रोकंट्रोलर में गणितीय कैलकुलेशन जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड आदि करने के लिए जिन इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं। निमोनिक्स ऑपरेशनल डिस्क्रिप्शन INC एक्यूमुलेटर में एक जोड़ें। INC ऐड की कॉन्टैक्ट में एक जोड़ें। DECA एक्यूमुलेटर से एक हटाएं। ऐड #NUM एक्यूमुलेटर और स्टोरेज के साथ इमीडिएट संख्या जोड़ें। रीसेट एक्यूमुलेटर में स्टोर करें
ऐड ए आर एक्स में डाटा को एक्यूमुलेटर के साथ जोड़ें और एक्यूमुलेटर में रीसेट स्टोर करें। एक्सटर्नल डिवाइस से दो प्रकार के इंटरप्ट EX0 या EX1 प्राप्त किए जा सकते हैं। यह इंस्ट्रक्शन कम एक्टिव होते हैं, जैसे AT89C51 से P3.0 INT0 और P3.3 INT1 पिन क्रमशः बाहरी इंटरप्ट 0 और 1 के लिए उपलब्ध हैं, जो कि एक बाहरी इंटरप्ट को इंडिकेट करता है। टाइमर इंटरप्ट प्रत्येक टाइमर एक टाइमर इमीडिएट एप्टर्न के साथ जुड़ा रहता है। एक टाइमर इंटरप्ट माइक्रोकंट्रोलर को सूचित करता है कि उसकी कंटिन्यू P3.5 T1 पिन का यूज किया जाता है। सीरियल इंटरप्ट इसका उपयोग सीरियल कम्युनिकेशन इनेबल किया जाता है तो यह माइक्रोकंट्रोलर को सूचित करता है कि एक बिट प्राप्त हुआ है या इंटरमिट किया गया है। प्रोग्रामिंग इंटरप्ट यह इंटरप्ट इनेबल IE रजिस्टर को कॉन्फ़िगर करता है, जो विभिन्न उपलब्ध इंटरप्ट को इनेबल या डिसेबल करता है। हर एक इंटरप्ट का मेमोरी लोकेशन होता है। 8895 की इंटरप्ट वेक्टर टेबल इस प्रकार है। इंटरप्ट रैम लोकेशन EXE इन पिन फ्लैग क्लीनिंग रीसेट 00H9 ऑटो एक्सटर्नल इंटरप्ट 00003H12 ऑटो। इसके बाद टाइमर इंटरप्ट 0000VH पिन ऑटो एक्सटर्नल इंटरप्ट 10013H पिन है 13 ऑटो। टाइमर इंटरप्ट 1001BH पिन खाली ऑटो। सीरियल कम्युनिकेशन इंटरप्ट 0023H पिन खाली है। प्रोग्रामर क्लियर सेट। क्वेश्चन 7 एडिशन मोड फॉर 8051 माइक्रो कंट्रोलर। एडिशन मोड प्रत्येक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट का एक इंटरनल पार्ट होता है, जो प्रोग्रामिंग की स्थिति के आधार पर विभिन्न विधियों से डाटा को स्टोर और स्पेसिफाई करता है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर की एडिशन मोड को निम्न प्रकार से साझा किया जा सकता है। एड्रेसिंग मोड ओपी कोड ऑपरेंड। ओपी में A+B ऑप कोड होता है। एक्सटर्नल के लिए AB ऑप कोड होता है। ऑपरेंड मूव A, B ऑपरेंड होता है। मूव B, A ऑपरेंड होता है। एक्सटर्नल इंस्ट्रक्शन का लिखना ही एड्रेसिंग कहलाता है। एड्रेसिंग मोड के प्रकार रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड डाटा को रजिस्टर से रजिस्टर के कॉपी करने के लिए इस एड्रेसिंग मोड का यूज किया जाता है। इसमें कोई साइन यूज नहीं किया जाता है। रजिस्टर A से B में डाटा को कॉपी करके लिए निम्नलिखित एड्रेसिंग का यूज करते हैं। मूव B, मूव A RES, सेकंड है XCH AR2 ETC। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से डाटा को लेकर एक्यूमुलेटर रजिस्टर से कॉपी करने के लिए इस एड्रेसिंग का यूज किया जाता है। इसका उपयोग किसी पार्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से किसी पर्टिकुलर रजिस्टर से डाटा को कॉपी करने के लिए किया जाता है। एग्जांपल है 1001 इज फर्स्ट बाई ऑप कोड। सेकंड है 1001 4 टाइम 0 सेकंड बाइट एड्रेसिंग P1।
एग्जाम्पल ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, किसी रजिस्टर के डाटा लेकर पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में कॉपी करने के लिए इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यूज किया जाता है। 8051 असेंबली लैंग्वेज में इनडायरेक्ट एड्रेसिंग एक कमर्शियल एट साइन @ R0 या R1 द्वारा दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल है इमीडिएट एड्रेसिंग, डायरेक्ट डाटा को किसी में कॉपी इमीडिएट एड्रेसिंग का यूज किया जाता है। डायरेक्ट डाटा को किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में कॉपी इमीडिएट एड्रेसिंग का यूज किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज में इमीडिएट ऑपरेंड से पहले हैशटैग का उपयोग किया जाता है। मूव DPTR #800H यह एक 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है जो कि 16 बिट कांस्टेंट 800H को डाटा पॉइंटर में लोड करता है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इनडायरेक्ट एड्रेसिंग एक बेस रजिस्टर DPTR का यूज करता है और एक एक्यूमुलेटर JMP या MOVC मूव इंस्ट्रक्शन के लिए इफेक्ट एड्रेस बनाने के लिए यूज किया जाता है। मूव R0 @R1 मूव 03H @R1। क्वेश्चन सेकंड, काउंटर क्या होता है? इसमें कितने प्रकार के इंस्ट्रक्शन का उपयोग किया जाता है? काउंटर मोड में इंस्ट्रक्शन इवेंट को काउंट किया जाता है। इसमें मोड में इंस्ट्रक्शन इंटरप्ट पिन के प्रत्येक 1 से 0 ट्रांजेक्शन के लिए टाइमर रजिस्टर इंक्रीमेंट होता है। काउंटर मोड में टाइमर एक्सटर्नल मशीन साइकिल को काउंट करता है। मशीन साइकिल ऑपकोड को फैक्टर करती है। मेमोरी में रीड एंड राइट करती है। इनपुट आउटपुट रीड या राइट करती है। मशीन साइकिल सिंपल क्लॉक पल्स होती है। ये देखिए क्लॉक पल्स इसमें दिखा रही है। काउंटर के टी मोड रजिस्टर एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। इस रजिस्टर का एड्रेसिंग 8089H है। यह बिट एड्रेसिंग नहीं होती है। इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। इसमें काउंटर में यूज होने वाली इंस्ट्रक्शन उदाहरण, टाइमर 0 से 16 बिट काउंटर और टाइमर 1 को 8 बिट ऑटो रीलोड काउंटर के रूप में कॉन्फ़िगर करने के लिए हम बिट पैटर्न 0011001001 का उपयोग कर सकते हैं। यह 25H के बराबर है। मूव टी मोड #25H उपरोक्त इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है। फिर टाइमर काउंटर और सॉफ्टवेयर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सिस्टम को हार्डवेयर काउंटर मोड के रूप में कॉन्फ़िगर करने के लिए फिर गेट BITS 1 होगा के तो बिट पैटर्न 10101101 ADH होगा। हम इस इंस्ट्रक्शन का उपयोग कर सकते हैं। मूव टी मोड #0ADH इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इसके बाद टाइमर से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकार लिखो। टाइमर मोड में इंस्ट्रक्शन मशीन साइकिल काउंट किया जाता है। इसलिए यह रजिस्टर प्रत्येक मशीन साइकिल में इंक्रीमेंट होते हैं। इसलिए जब ब्लॉक की फ्रीक्वेंसी 12 मेगाहर्ट्ज़ होती है तो प्रत्येक मिली सेकंड में टाइमर रजिस्टर इंक्रीमेंट हो जाता है। इसमें यह एक्सटर्नल टाइमर पिन को इग्नोर करता है। काउंटर मोड में 4 प्रकार की मोड को यूज किया जा सकता है।
मोड 0 मोड 1 ऑपरेशन 16 बिट टाइमर काउंटर है। निम्नलिखित चित्र में हम टाइमर 0 के लिए मोड 1 का उपयोग कर सकते हैं। टाइमर 1 इंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट इनपुट यहाँ से दिया गया 5 बिट है TH0 TL0, इसके बाद 8 बिट से सेट है TF0, इसके बाद काउंटर केज टाइम 1 इंस्ट्रक्शन इफ कॉन्फ़िगरेड आर सेट। उपरोक्त प्रोग्राम में टाइमर 1 को टाइमर मोड के रूप में कॉन्फ़िगर किया जाता है। इस स्थिति में गेट इक्वल टू 0 तब F1H के बराबर TH1 लोड किया जाएगा। फिर टाइमर 1 इंस्ट्रक्शन को इनेबल करेगा। मोड 1 ऑपरेशन 16 बिट टाइमर काउंटर में निम्न चित्र में हम टाइमर 0 के लिए मोड 1 का उपयोग कर रहे हैं। 16 बिट TH0 TL0, 8 बिट्स सेट TF0, केज टाइमर 0 इंटरप्ट इफ कॉन्फ़िगरेशन आर सेट। उपरोक्त प्रोग्राम में टाइमर को टाइमर मोड 1 के रूप में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। गेट 0 तब TL0 F0H के साथ लोड किया जाएगा और TH0 को FFH के साथ लोड किया जाएगा। फिर टाइमर इंटरप्ट को इनेबल करें, RTO सेट करें, टाइमर स्टार्ट करें। मोड 2 ऑपरेशन 8 बिट ऑटो रीलोड या टाइमर काउंटर है। टाइमर इंक्रीमेंट इनपुट TL1, इसका बाद सेट F1 केज टाइम 1 इंटरप्ट इफ कंडीशन आर सेट। ये देख लीजिए TH1 लगा हुआ है इसमें रीलोड कर देंगे। मोड 2 में टाइमर वांछित बाड़ दर उत्पन्न करता है जब सीरियल पोर्ट मोड टाइमर 0 मोड 3 टाइमर 0 और टाइमर 1 के लिए मोड 3 अलग होता है। जब टाइमर 0 मोड 3 के काम कर रहा है तो TL0 का उपयोग 8 बिट टाइमर काउंटर के रूप में किया जाएगा। टाइमर 0 इंक्रीमेंट इनपुट TL0 सेट TF0, इसका केज टाइमर 0 इंटरप्ट इफ कंडीशन आर सेट, इसके बाद केज यस 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 आ गया। इसमें आ गया असेंबली लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसके बाद इसमें क्वेश्चन है कि कंपाइलर एंड असेंबलर को डिफाइन कीजिए, इनके बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। असेंबलर कंप्यूटर असेंबलर लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को नहीं समझता है। कंप्यूटर केवल बाइनरी संकेत अर्थात 0 और 1 मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। इस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है। एक ऐसी प्रोग्रामर जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम में बदलता है उसे असेंबलर कहते हैं। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम सोर्स कोड को मशीन कोड में प्रोग्रामेबल ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। सोर्स कोड असेंबली लैंग्वेज असेंबलर ऑब्जेक्ट कोड मशीन कोड लैंग्वेज। यहाँ से सोर्स कोड असेंबलर बदल देगा ऑब्जेक्ट कोड में मशीन कोड। मतलब असेंबली लैंग्वेज में लिखे कोड को निमोनिक्स कोड भी कहते हैं। यह सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। कोड उत्पन्न करने के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा। पहला नंबर है सेल्फ असेंबलर, ऐसा असेंबलर जो जिस कंप्यूटर पर चलाया जाता है उसी कंप्यूटर के लिए कोड उत्पन्न करता है, सेल्फ असेंबलर कहलाता है। सेकंड है क्रॉस असेंबलर, ऐसा असेंबलर जो किसी एक कंप्यूटर पर चलता है
तथा दूसरे के लिए मशीन कोड जनरेट करता है। क्रॉस असेंबलर कहलाता है। कंपाइलर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में या कंपाइल्ड कोड में चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। कंपाइलर को चलाने से संपूर्ण कोड को लैंग्वेज संबंधी त्रुटियों उन्हें सिस्टम एरर कहा जाता है के लिए जांचा जाता है। अगर कोई सिस्टम एरर आती है तो उसे दूर किया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक की जाती है जब तक कि पूरा प्रोग्राम एरर फ्री नहीं हो जाता है। एक बार कोड के त्रुटि रहित होने के बाद उसे कंपाइलर द्वारा कंपाइल किया जाता है और मशीन कोड ऑब्जेक्ट कोड प्राप्त किया जाता है। कंपाइलर द्वारा ऑब्जेक्ट कोड सामान्य exe फाइल के रूप में होता है। एक बार ऑब्जेक्ट कोड प्राप्त होने के बाद इसे उनके बारे में बिना कंपाइल करे एग्जीक्यूट किया जाता है। सोर्स कोड को सीधा कंपाइलर से कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए विंडोज़ मशीन पर चलाने वाला सोर्स क्रॉस कंपाइलर एक विशिष्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म पर चलने वाला कोड उत्पन्न कर सकता है। डिफरेंस बिटवीन असेंबलर एंड कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबलर जो होता है असेंबली लैंग्वेज कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। उपरोक्त लैंग्वेज को कोड इनपुट करते हैं। कंपाइलर सोर्स कोड इनपुट करता है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज कोड इनपुट करता है। यह एक बार में पूरे कोड को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। असेंबलर एक बार में ऐसा नहीं कर सकता है। एक कंपाइलर असेंबलर की तुलना में अधिक इफेक्टिव होता है। एक कंपाइलर जो होता है असेंबलर की तुलना में अधिक इफेक्टिव होता है। एक असेंबलर कंपाइलर की तुलना में कम इफेक्टिव होता है। कंपाइलर का आउटपुट मशीन कोड को निमोनिक्स वर्जन होता है। असेंबलर का आउटपुट बाइनरी कोड 0 या 1 होते हैं। इसके एग्जांपल कंपाइलर के एग्जांपल C++, जावा और सी स्टैक कंपाइलर लैंग्वेज के उदाहरण हैं। और असेंबलर के GAS GNU एक असेंबली के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम को समझाइए। लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बना होता है। हार्डवेयर एक लैंग्वेज को समझता है जिसे मनुष्य नहीं समझ सकता है। इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। उच्च स्तरीय लैंग्वेज को विभिन्न चरणों में बाइनरी लैंग्वेज में चेंज किया जाता है। एक कंपाइलर प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज में चेंज करता है। इसी तरह असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। सोर्स कोड यहाँ से आया, इसके बाद इसमें प्री प्रोसेसर हुआ, इसके बाद कंपाइलर में गया, इसके बाद असेंबलर में गया, इसके बाद लिंकर में लोड हुआ, इसके बाद लोडर में लोड हुआ, इसके बाद मेमोरी में इसके बाद ऑब्जेक्ट कोड मिल जाता है। इसमें यहाँ पे जो प्री प्रोसेसर से प्राप्त होता है तो प्री प्रोसेस्ड कोड कहते हैं। इसके बाद होता है कंपाइलर से जो प्राप्त होता है टारगेट असेंबलर कोड होता है। इसके बाद असेंबलर से जो प्राप्त होता है रीलोकेट मशीन कोड होता है। इसके बाद लिंकर से जो प्राप्त होता है इसे कहते हैं एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड। इसके बाद जो लोडर से प्राप्त होता है तो इसे प्री प्रोसेस्ड कोड कहते हैं। इसके बाद जो लिंकर से मिलता है तो लाइब्रेरी फाइल ये सब 4 चीज़ें होती हैं। इसके बाद प्री प्रोसेसर जिसे आमतौर पर कंपाइलर का पार्ट माना जाता है। यह एक ऐसा टूल होता है जो कंपाइलर के लिए इनपुट तैयार करता है। यह माइक्रोप्रोसेसर अरेंजमेशन
फाइल समावेश, लैंग्वेज विस्तार आदि से संबंधित होता है। इंटर इंटर इंटरप्रेटर जिसे कहते हैं, इंटरप्रेटर को ही कंपाइलर कहते हैं। एक इंटरप्रेटर एक कंपाइलर की तरह हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। दोनों में सोर्स कोड या इनपुट पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। एक कंपाइलर एक बार में पूरे सोर्स कोड को रीड करता है, सिमेट्रिक की जांच करता है, पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और इसमें कई पास सम्मिलित होते हैं। इसके विपरीत एक इंटरप्रेटर इनपुट की एक पंक्ति को रीड करता है, इसे एक मीडियम कोड में परिवर्तित करता है, एग्जीक्यूट करता है। यदि कोई एरर होती है तो इंटरप्रेटर एग्जीक्यूशन को रोक कर रिपोर्ट करता है। असेंबलर जो होता है, एक असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में इंस्टेबल करता है। असेंबलर के आउटपुट को ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं, जिसमें मशीन इंस्ट्रक्शन के कलेक्शन के साथ साथ इंस्ट्रक्शन मेमोरी में स्टोर करने के लिए आवश्यक डाटा बेस सम्मिलित होता है। लिंकर जो होता है, लिंकर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो एग्जीक्यूशन फाइल बनाने के लिए विभिन्न ऑब्जेक्ट फाइल को एक साथ जोड़ता है। एक लिंकर का प्रमुख कार्य प्रोग्राम में मॉड्यूल रोटेशन की खोज करना और मेमोरी लोकेशन पर निर्धारित करता है जहां से कोड लोड किया जाएंगे। लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा हिस्सा होता है जो एग्जीक्यूशन फाइल को मेमोरी में लोड करने के लिए उन्हें एग्जीक्यूशन करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह विभिन्न रजिस्टर का एग्जीक्यूशन करता है। मेमोरी यह ऑपरेशन सिस्टम का अंतिम तथा मुख्य भाग होता है जो लोडर से प्राप्त फाइल डाटा को स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 3, असेंबली लैंग्वेज के डायरेक्टिव्स को समझाइए। असेंबली लैंग्वेज के डायरेक्टिव्स 8051 माइक्रो कंट्रोलर असेंबलर के इंस्ट्रक्शन नहीं होते हैं, चाहे वे प्रोग्राम निमोनिक्स फाइल में लिखे गए हों। असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन वास्तव में असेंबलर से इंस्ट्रक्शन होते हैं और असेंबलर प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि असेंबलिंग की प्रक्रिया के दौरान क्या करना है। असेंबलर लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन का 8051 माइक्रो कंट्रोलर मेमोरी CDB और DW को छोड़कर के कंटेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये इंस्ट्रक्शन असेंबलर प्रोग्राम पर निर्भर होते हैं और ASMS1 डायरेक्ट असेंबलर के लिए इंस्ट्रक्शन की श्रेणी निम्न है। असेंबलर स्टेट काउंटर ओरिजिन इंड USING। इसके बाद असेंबली डायरेक्टिव्स होती हैं SEGM FNT SET डाटा INDATA। इसके बाद होता है स्टोरेज इंटेलिजेंस इसका प्रोग्राम लिंकर। इसके बाद स्टीम सिलेक्शन। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन। ORG सेट ऑरिजिन 8051 माइक्रो कंट्रोलर के एड्रेस स्पेस में कहीं प्रोग्राम और डाटा रखने के लिए ऑरिजिन डायरेक्टिव्स का यूज किया जाता है। एग्जांपल ऑरिजिन 00A ORG 440H सेमीकॉलम। अगले स्टेटमेंट को 000H असेंबलर कहने के लिए असेंबलर को कहा जाता है। इसके बाद ओरिजिन सेट असेंबलर के एक एग्जांपल दिया है। असेंबलर के अगले स्टेटमेंट को 000BH पर असेंबल करने के लिए कहता है। इसके बाद
MAINOP। इसके बाद 00BH पर कोड मेमोरी है। MAIN यहाँ से शुरू होता है। DB डिफाइन बाइट। DB इंस्ट्रक्शन का उपयोग बाइट प्रकार वेरिएबल को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। इस इंस्ट्रक्शन का उपयोग करके डाटा को दशमलव, बाइनरी, हेक्सा या ASCII में डिफाइन कर सकते हैं। बाइनरी के लिए B और हेक्सा के लिए H सफिक्स होता है। DW डिफाइन वर्ड। एक प्रोग्राम में 16 बिट डाटा को सम्मिलित करने के लिए डिफाइन वर्ड DW का यूज करते हैं। DW की कार्यक्षमता DB के समान होती है। इनमें इतना अंतर होता है कि DW 16 बिट उत्पन्न करती है। EQ डायरेक्टरीज का उपयोग करके एक लेवल को एक मान के साथ जोड़ सकते हैं। TMP। इसके बाद ये एग्जांपल दिए गए हैं कुछ। इंड इंस्ट्रक्शन का उपयोग असेंबलिंग प्रोसेस को रोकने के लिए किया जाता है। यह प्रोसेस का अंतिम इंस्ट्रक्शन होता है। END इंस्ट्रक्शन में लेवल नहीं होता है और END में आगे के इंस्ट्रक्शन असेंबलर द्वारा प्रोसेस नहीं किए जाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू ORG 00H, मूव एज 20H, मूव RO #30। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। इंस्ट्रक्शन क्या है? कीबोर्ड कीपैड 7 सेगमेंट LED तथा स्टेपर मोटर की इंटरफेसिंग को समझाइए। इंटरफेसिंग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों को माइक्रो कंट्रोलर आधारित प्रोजेक्ट का उपयोग करके डिज़ाइन किए जाते हैं। अधिकतम अनुप्रयोग में माइक्रो कंट्रोलर कुछ बाहरी उपकरणों से जुड़ा होता है जिन्हें कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए इंटरफेस किया जाता है। इंटरफेसिंग उपकरण कहलाते हैं। कीबोर्ड इंटरफेसिंग। कीपैड व्यापक रूप से विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स और एम्बेडेड प्रोजेक्ट में उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइस हैं। उनका उपयोग संख्याओं और अल्फ़ाबेट्स के रूप में इनपुट लेने के लिए किया जाता है। 4x4 मैट्रिक्स कीबोर्ड कीपैड में पुश बटन के सेट होते हैं जो परस्पर जुड़े होते हैं। 4x4 मैट्रिक्स कीपैड के प्रत्येक 4 पंक्तियों में पुश बटन हैं और पुश बटन के कनेक्शन चित्रानुसार कनेक्ट किया जाता है। पहली पंक्ति में सभी पुश बटन का एक टर्मिनल एक साथ कनेक्ट किया जाता है और पुश बटन का एक और टर्मिनल 4 कॉलम को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक पंक्ति को इसी प्रकार में कनेक्ट किया जाता है। इस प्रकार माइक्रो कंट्रोलर से जुड़ने के लिए 8 टर्मिनल प्राप्त होते हैं। R1 R2 R3 R4 1 2 3 A 4 5 6 B 7 8 9 C *0 D। इसका C1 C2 C3 C4 ये कॉलम है या रो है। इसका 4x4 मैट्रिक्स कीबोर्ड कीपैड VCC इसका ये सर्किट डायग्राम है। इसके बाद ये आता है जैसा कि ऊपर सर्किट में दिखाया गया है कि कीपैड को इंटरफेस करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर के किसी भी पोर्ट से कीपैड के 8 टर्मिनल्स को जोड़ने की आवश्यकता होती है। जब भी कोई बटन दबाया जाता है तो हमें बटन के लोकेशन को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है। इसका अर्थ यह है कि रो कॉलम संख्या एक बार जब हमें बटन की लोकेशन प्राप्त हो जाती है तो हम अब उसके अनुसार कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले सभी रो को लॉजिक लेवल 0 और सभी कॉलम को लॉजिक लेवल 1 पर में बनाया जाता है। जब किसी बटन को दबाते हैं तो उसके अनुप्रस्थ कॉलम और रो शॉर्ट हो जाता है और इसी के अनुरूप कॉलम को लॉजिक लेवल 0 पर बना देता है। रो को खोजने के लिए प्रत्येक कॉलम के अनुरूप 4 फंक्शन बनाए जाते हैं। यदि कॉलम 1 को
यदि कॉलम 1 का कोई बटन दबाया जाता है तो हम पंक्ति संख्या खोजने के लिए फंक्शन रो फाइंडर 1 को कॉल करते हैं। रो फाइंडर 1 फंक्शन में लॉजिक को उलट दिया जाता है। इसका अर्थ अब सभी पंक्ति में 1 और कॉलम 0 है। अब दबाए गए बटन की पंक्ति 0 होनी चाहिए क्योंकि यह उस कॉलम से जुड़ा हुआ है जिसका बटन दबाया गया है और सभी कॉलम 0 लॉजिक पर है। इसलिए हमने 0 के लिए सभी रो को सोर्स किया है। जब भी लॉजिक 0 पर रो प्राप्त करते हैं तो इसका अर्थ है कि यही दबाई गई बटन की रो है। तो अब हमारे पास कॉलम नंबर और रो नंबर हैं और हम ICD डाटा फंक्शन का यूज करके उस बटन की संख्या को प्रिंट कर सकते हैं। यह 7 सेगमेंट LED 7 सेगमेंट LED का यूज 0 से 9 तक के अंक को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है और ABCDEF N0T09 आदि जैसे कुछ अक्षर प्रदर्शित करता है। एक 7 सेगमेंट को प्रेजेंट करने के लिए 7 LED को सम्मिलित किया जाता है और एक सिंगल LED डॉट वर्ड के रूप में व्यवस्थित होती है। 7 सेगमेंट के डिस्प्ले दो प्रकार के होते हैं, सामान्य कैथोड और सामान्य एनोड। सामान्य कैथोड टाइप में सभी कैथोड को एक ही टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है तथा सामान्य एनोड टाइप में सभी एनोड को एक ही टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। पिन आउट स्पैन और एक विशिष्ट 7 सेगमेंट LED डिस्प्ले का डायग्राम नीचे प्रदर्शित किया गया है। इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं आप कि ये यहाँ पे पिन कुछ दी गई हैं। इसके बाद डिजिटल ड्राइव पैटर्न। 7 सेगमेंट LED डिस्प्ले का डिजिटल ड्राइव पैटर्न अलग अलग अंकों और वर्णों को प्रदर्शित करने के लिए अपने टर्मिनल के A से H तक के अलग अलग लॉजिक कंटेंट होते हैं। 7 सेगमेंट डिस्प्ले का सामान्य डिजिटल ड्राइव 0 से 9 तक नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है। जैसे अगर आपको 1 लिखना है तो जहाँ पे 1 बनेगा जहाँ पे 1 बनता है वो दो कॉलम की लाइट को जलाते हैं, इसके बाद सभी को 0 कर देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक यहाँ से लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं। इसके बाद कॉमन एनोड टाइप 7 सेगमेंट LED। इसके बाद इसमें सभी 8 LED के एनोड को एक सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है, इसलिए इसे कॉमन एनोड टाइप 7 सेगमेंट LED कहा जाता है। इसके बाद आता है कॉमन कैथोड टाइप 7 सेगमेंट LED। इसमें कैथोड को लगाते हैं। इसमें सभी 8 LED के कैथोड को ग्राउंड कर दिया जाता है तथा सभी एनोड पर अलग अलग सप्लाई देकर विभिन्न प्रकार के आउटपुट प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके बाद आता है स्टेपर मोटर की इंटरफेसिंग। स्टेपर मोटर का उपयोग औद्योगिक चिकित्सा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। स्टेपर मोटर एक ब्रश रहित मोटर है जो इलेक्ट्रिकल पल्स को मैकेनिकल रोटेशन में परिवर्तित करता है। यह इनपुट पल्स के अनुसार स्टेप्स में रोटेट करता है। एक स्टेपर मोटर में कई फाइंड कॉइल और एक दावेदार रोटर होता है। मोटर का स्टेप आकार स्टेप्स की संख्या पर निर्भर करता है। स्टेपर मोटर में टॉर्क बढ़ाने के लिए 4 पोल और 1:64 रोटेशन गियर मैकेनिज्म का यूज किया जाता है। ये स्टेपर मोटर का डायग्राम है। इसके बाद A1 A2 A3 ये फेज 1 फेज 2 फेज 3 ये हैं। इसके बाद यहाँ पे आ गया दिए गए समय के लिए एक करके स्विचिंग
इंडिविजुअल फेज को ऑन करके स्टेपर मोटर को रोटेट किया जाता है। सीक्वेंस नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है। इसके बाद आता है सर्किट डायग्राम। इसका सर्किट डायग्राम से आप समझ सकते हैं। इसके बाद 8051 माइक्रो कंट्रोलर के लिए स्टेपर मोटर का सर्किट डायग्राम ऊपर प्रदर्शित किया गया है। P10 P11 P12 P13 पिन क्रमशः स्टेप वन के A1 A2 A3 A4 को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। ULN 2003 का उपयोग स्टेपर मोटर के इंडिविजुअल फेज चलाने के लिए किया जाता है। ULN 2003 एक डायलिंगटन इंटरगिस्टर ऐसे हैं जो रिले और मोटर्स जैसे उच्च करंट लोड को चलाने के लिए उपयोग की जाती है। ULN 2003 करंट सिंकिंग मोड में ऑपरेट होती है। प्रत्येक चैनल करस्पॉन्डिंग इनपुट पर एक लॉजिक लो करके एक्टिव होता है। यदि ULN 2003 का पिन 1 को लो करके तो उस स्टेपर मोटर का फेज A1 ऑन हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 टाइमर इंस्ट्रक्शन तथा काउंटर इंस्ट्रक्शन के बारे में बताइए। टाइमर एक इंस्ट्रक्शन है जो कुछ करने से पहले समय की एक निर्धारित सेट का इंतजार करता है। टाइमर आंतरिक CPU क्लॉक का यूज करके सेकंड के अंकों की गिनती करता है। अधिकांश मैन्युफैक्चरर समय पर कनेक्ट के बंद होने या खुलने के बाद सक्रिय होने पर कॉइल के साथ रिले की तरह व्यवहार करने के लिए टाइमर पर विचार करते हैं। टाइमर टाइप इसमें 3 प्रकार के टाइमर यूज किए जाते हैं। ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर, रिटेंटिव या एक्यूमुलेटर टाइमर। ऑन डिले टाइमर जब डिले टाइमर ऑन होता है तो यह टी ऑन टाइमर या TIM या TMR को कॉल करता है। टी ऑफ डिले टाइमर जब डिले टाइमर ऑफ होता है तो यह टी ऑफ कहलाता है और यह ऑन डिले प्रकार से कम सामान्य होता है। रिटेंटिव या एक्यूमुलेटर टाइमर मिडिल स्ट्रीम में सेंसर बंद होने पर वर्तमान बीता हुआ समय रखता है। यह हेड क्रमशः यह रीड करता है। इसे RTO या TMRA कहा जाता है। PLC लैडर लॉजिक प्रोग्राम में 3 प्रकार की टाइमर का यूज किया जाता है जो कि ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर और रिटेंटिव टाइमर हैं, जो कि एलन ब्रैडली PLC में यूज होने वाले टाइमर इंस्ट्रक्शन का प्रदर्शित करके यूज किया जाता है। इसमें टी ऑन में होता है टाइमर ऑन डिले। इसके बाद EN पिन लगा दिया, इनेबल पिन होती है। DN पिन डन टाइमर बेस प्रीसेट इसका टी ऑफ में टाइमर ऑफ डिले, इसका टाइमर बेस प्रीसेट एक्यूमुलेट। इसको आ जाएगा RTO रिटेंटिव टाइमर। इसके बाद टाइमर बेस प्रीसेट एक्यूमुलेटर। इसके बाद आता है काउंटर एक्यूमुलेटर वैल्यू ओनली पल्स इनपुट के ट्रांजैक्शन को ऑफ करने पर बदलती है। काउंटर 0 से 9999 या 32 से 768 से प्लस 32 से 767 या 0 से 65 535
तक काउंट कर सकते हैं। सामान्य काउंटर आमतौर पर सॉफ्टवेयर होते हैं। काउंटर टाइप अप काउंटर, डाउन काउंटर, अप डाउन काउंटर। अप काउंटर जो होते हैं, अप काउंटर यह काउंटर से लेकर प्रीसेट वैल्यू तक काउंट किया जाता है। इन्हें CPU, CNT या CTR कहा जाता है। और डाउन काउंटर यह प्रीसेट वैल्यू से 0 तक काउंट करता है। इन्हें CTO कहा जाता है। अप डाउन काउंटर यह काउंटर अप और O और C काउंटर डाउन कर सकते हैं। इन्हें CTUD कहा जाता है। CTU का अप काउंटर प्रीसेट एक्यूमुलेटर, काउंटर अप काउंटर प्रीसेट एक्यूमुलेटर। CTD काउंटर डाउन काउंटर प्रीसेट एक्यूमुलेटर। इसके बाद डन इनेबल डन। CU काउंटर डन काउंटर अप काउंटर इंस्ट्रक्शन। इसके बाद आता है लॉजिक फंक्शन क्या है। एंड और नॉट की ट्रुथ टेबल को समझाइए। लॉजिक फंक्शन कंडीशन के एक निश्चित कम्युनिकेशन का रियलाइज होने का एक्शन को शुरू करने के लिए कई कंट्रोल स्थितियों की आवश्यकता होती है। एंड गेट लॉजिक कंडीशन को प्रदर्शित करता है। इसे दो इनपुट A और B के साथ एक कंट्रोल सिस्टम को प्रदर्शित करने के बारे में सोच सकते हैं। जब केवल A और B दोनों एक्टिव होते हैं तो आउटपुट प्राप्त होता है। एक लॉजिक गेट के इनपुट और आउटपुट के बीच एक संबंध को एक सत्यता सारणी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। A में 0 0 1 1, B में 0 1 0 1। इसके बाद आउटपुट मिलता है 0 0 0 1। इसके बाद इसका लॉजिक फंक्शन है। तो आउटपुट के लिए इनपुट A और इनपुट B दोनों को एक होना होगा, अर्थात इनपुट A और इनपुट B कंट्रोल को बंद करना होगा। इसके बाद और गेट यह A या B स्विच को ऑन या ऑफ करने पर एक आउटपुट प्राप्त होता है, जिससे इनपुट A या इनपुट B में से कम से कम किसी एक को ऑन होना आवश्यक है। यदि आउटपुट प्राप्त होता है तो इसकी सत्यता सारणी इस प्रकार होती है। A में 0 0 1 1 होता है, B में 0 1 0 1 होता है, आउटपुट मिलता है 0 1 1 1 1 0 1 1 1। इसके बाद इसमें A एंड B और गेट में और आउटपुट के लिए या तो इनपुट A या इनपुट B को क्लोज किया जाता है। इसके बाद नॉट गेट जब इनपुट 1 होता है और आउटपुट 0 होता है, तब इनपुट 0 होता है तो आउटपुट 1 होता है। यह एक नॉट गेट के लॉजिक को प्रदर्शित करता है। इस गेट को इन्वर्टर के रूप में भी जाना जाता है। इसकी सत्यता सारणी इस प्रकार है। 0 होगा तो 1 होगा, 1 होगा तो 0 होगा। इसके बाद ये आती है लैडर डायग्राम। एक नॉट गेट सिस्टम को प्रदर्शित करता है। इनपुट A के साथ कॉन्टैक्ट बंद है तो आउटपुट प्राप्त होता है। जब इनपुट A में इनपुट होता है तो यह ओपन होता है और आउटपुट प्राप्त नहीं होता है। लैडर डायग्राम में यूज होने वाले सिंबल तथा लैडर डायग्राम को यूज करके टाइमर, काउंटर, सीक्वेंसर इंस्ट्रक्शन बताइए। लैडर डायग्राम में यूज होने वाले सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम में प्रवेश करने की एक विधि की एक फीचर कीपैड का यूज करना सम्मिलित है, जिससे सिंबल के साथ लैडर डायग्राम के विभिन्न तत्वों को प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद इसमें एड्रेस को क्लियर किया जाना चाहिए। एक आउटपुट को इंटर करने के लिए
इस सिंबल का यूज़ करते हैं। इस की का उपयोग किया जा सकता है इसके एड्रेस को फ्लो करने के की इंटर किया जाता है। एक जंक्शन पथ में स्टार्ट को प्रदर्शित करने के लिए इस सिंबल का यूज करते हैं। इसके बाद एक जंक्शन पथ के इंड को इंडिफेस करने के लिए इस की का यूज किया जाता है। क्षैतिज सर्किट लिंक को इंटीग्रेट करने के लिए इस की का उपयोग किया जाता है। सिंपल सीधा। लैडर का उपयोग करते हुए टाइमर इंस्ट्रक्शन होते हैं जो ऑन डिले और ऑफ डिले टाइमर डिले यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक समय रिले के समान फंक्शन प्रदान करते हैं। जब 3 प्रकार के टाइमर डिले होते हैं, एक समय आधारित अंतराल पर कंट्रोलिंग शुरू करता है और तब एक जारी करता है जब एक की एक्यूमुलेटेड वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर नहीं हो जाती। जब तक यह वैल्यू प्रीसेट समय के बराबर होता है तो टाइमर आउटपुट सेट करता है। टी ऑन टाइमर या ऑन डिले टाइमर। एक ऑन डिले टाइमर का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ इंस्ट्रक्शन के सत्य होने से पहले टाइमर डिले की आवश्यकता होती है। टाइमर को देरी के लिए यूज किया जाता है कि इतनी देर में इसको ऑन करना है। टाइमर ऑन डिले टाइम बेस प्रीसेट एक्यूमुलेटर। टाइमर T4 0, टाइमर बेस 1 प्रीसेट 15, इसके बाद एक्यूमुलेटर 0। इसके बाद ट्रू में फ्लैश्ड रंग कंडीशन टाइमर प्रीसेट ऑन डिले टाइमर। इसके बाद ये आ जाएगा इसका टाइमर डिले रंग कंडीशन। रिंग कंडीशन के साथ होने पर टाइमर स्टार्ट होता है। टाइमर डिले तब काउंटिंग शुरू करता है जब रंग कंडीशन एक्यूमुलेटेड पर स्टार्ट होती है। जब प्रीसेट वैल्यू एक्यूमुलेटर वैल्यू के बराबर होता है तो आउटपुट सत्य हो जाता है। टाइमर के सही होने के कुछ समय बाद आउटपुट सत्य हो जाता है। इसलिए टाइमर में ऑन डिले होता है। प्रीसेट वैल्यू निर्धारित करके डिले लैच को समायोजित किया जा सकता है। टी ऑफ टाइमर या टाइमर ऑफ डिले टाइमर। रंग सिग्नल के फ्लैश होने पर भी एक टी ऑफ टाइमर एक प्रीसेट टाइमर के लिए आउटपुट उत्पन्न करेगा। टी ऑफ टाइमर में सामान्य फंक्शन के साथ टी ऑन टाइमर के समान सभी करंट होते हैं। टी ऑफ टाइमर ऑफ डिले टाइमर T4 3, टाइमर बेस 1 प्रीसेट 15, एक्यूमुलेटर 0। इसके बाद इनेबल पे लगा दिया, डन। इसके बाद हो गया ऑफ डिले टाइमर। इसके बाद सिंगल इनपुट आउटपुट। इसके बाद ये आ जाएगा ऑफ डिले टाइमर का लैडर डायग्राम। जब रंग टाइमर सत्य होता है तो आउटपुट बिना किसी डिले के सत्य होता है। जब रंग से सिग्नल असत्य हो जाता है तो ऑफ डिले टाइमर ऑपरेट होता है। स्टार्ट करता है। टाइमर टाइम एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करता है। जब रंग कंडीशन सत्य होती है तब एक की एक्यूमुलेटर वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर नहीं हो जाता। आउटपुट के सत्य होने पर आउटपुट असत्य उत्पन्न होना बंद हो जाता है। लैडर डायग्राम का प्रयोग करते हुए काउंटर इंस्ट्रक्शन। एक काउंटर कुछ प्रीसेट एक्यूमुलेटर वैल्यू का सेट है और जब इनपुट पल्स की यह वैल्यू प्राप्त होती है तो यह अपने काउंटर को ऑपरेट करेगा। और ये दो के काउंटर होते हैं, काउंटर डाउन और अप काउंटर। डाउन काउंटर प्रीसेट वैल्यू से 0 तक काउंट करता है। अप काउंटर की गणना 0 से प्रीसेट वैल्यू तक होती है। इसमें इनपुट की गणना के लिए एक रिले कॉइल या काउंटर को रीसेट करने के लिए एक रिले कॉइल काउंटर से संबंधित कांस्टेंट को अन्य रंग्स में यूज करते हैं। काउंटर CTU काउंटर डाउन काउंटर अप
CD काउंटर डाउन Q, इसके बाद LD PV CV, इसके बाद आता है आउटपुट व्हेन जीरो रीच्ड आफ्टर काउंटिंग डन फंक्शन सेट वैल्यू। इसके बाद ये आ जाएगा काउंटर डाउन के काउंटर अप के लिए, इसमें आउटपुट व्हेन सेट काउंट रीच्ड आफ्टर काउंटिंग अप फ्रॉम जीरो। जब एक फंक्शन इनपुट IN1 पर होता है तो काउंटर रीसेट हो जाता है। जब इनपुट IN2 पर होता है तो काउंटर की काउंटिंग स्टार्ट होती है। यदि किसी काउंटिंग के दौरान एक इनपुट INT1 पर होता है तो काउंटर रीसेट हो जाएगा और काउंटिंग फिर से पल्स के लिए स्टार्ट होगी। लैडर डायग्राम का उपयोग करते हुए सीक्वेंस फंक्शन लैडर डायग्राम सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन लैडर लॉजिक में एक सीक्वेंस प्रोग्रामिंग एक एडवांस स्किल है जो सीक्वेंस को बनाने के लिए SQI और SQO इंस्ट्रक्शन का यूज करती है। सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन SQO एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। सीक्वेंस आउटपुट इंस्ट्रक्शन का उपयोग आउटपुट डिवाइस को क्रमिक रूप में कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। SQO सीक्वेंसर आउटपुट EN इनेबल पिन DN डन। इसका बाद फाइल हो गया मास्क डेस्ट काउंटर लेंथ पोजीशन, ये सारी चीज़ इसके अंदर आएंगी। इसके बाद आता है उपरोक्त ब्लॉक में निम्नलिखित 6 पैरामीटर होते हैं। रिकरेंट सीक्वेंस फाइल का एड्रेस है। मास्क शब्द का एक फाइल का एड्रेस होता है जिसके माध्यम से इंस्ट्रक्शन डेटा स्थानांतरित करता है। डेस्ट एक SQO के लिए आउटपुट शब्द या फाइल का एड्रेस होता है जिसके लिए इंस्ट्रक्शन अपनी सीक्वेंस फाइल से डेटा लेता है। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन एड्रेस तथा कंट्रोल एलिमेंट जो इंस्ट्रक्शन की स्टेटस बाइट फाइल की लंबाई और फाइल में पोजीशन को स्टार्ट करता है। लेंथ सीक्वेंस फाइल के स्टेप्स की संख्या 1 से शुरू होती है। पोजीशन सीक्वेंस फाइल में शब्द लोकेशन या स्टेप्स होते हैं जहां से डाटा को स्थानांतरित करते हैं। SQO सीक्वेंसर आउटपुट डन। इसके बाद ये फाइल मास्क डेस्क काउंटर प्रीसेट लेंथ। इसके बाद फाइल में आ जाएगा #B30। इसके बाद मास्क में 00 FH। इसके बाद डेस्क में 0.000,0 काउंटर R60। इसके बाद लेंथ 4। इसके बाद प्रीसेट पोजीशन 0। इसके बाद सीक्वेंस बिट फाइल के अगले फ्लैश टू ट्रू ट्रांजैक्शन पर इंस्ट्रक्शन एक स्टेप के लिए स्टेटस को रीसेट करता है। लैडर का यूज करके कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन बताइए। किसी भी कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन का यूज किया रंग को एनर्जाइज्ड या डी एनर्जाइज करने के लिए वैल्यू की एक जोड़ी का टेस्ट करने के लिए किया जाता है। निम्न SCA 5500 में कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन की एक सूची है। इसमें EQO इसको कहते हैं इक्वल, EN नॉट इक्वल, LES लेस देन इक्वल। इसके बाद GRT ग्रेटर देन, GEQ ग्रेटर देन इक्वल, MEQ मास्क कंपेयर फॉर इक्वल, LIM लिमिटेड टेस्ट, EQ इक्वल। इसको इक्वल इसमें इक्वल में EQO लगा के इसके बाद सोर्स नहीं, यहाँ पे नहीं है, नीचे हुई। इसके बाद आता है डिफिनीशन। टेस्ट करें कि क्या दो वैल्यू बराबर हैं या नहीं। यदि सोर्स A व सोर्स B बराबर हैं तो इंस्ट्रक्शन लॉजिक रूप से सत्य है। सोर्स A का एड्रेस होना चाहिए, सोर्स B
या तो एक प्रोग्राम कांस्टेंट या एक एड्रेस हो सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू टू यस कॉम्प्लीमेंट में स्टोर होते हैं। निगेटिव वैल्यू यस कॉम्प्लीमेंट में स्टोर होते हैं। एन ई क्यू नॉट इक्वल में यह दर्शाया जाता है ये नॉट इक्वल दोनों एक दूसरे से बराबर नहीं होते हैं। यदि सोर्स ए और सोर्स बी बराबर नहीं है तो इंस्ट्रक्शन लॉजिक रूप से ट्रू नहीं है। यदि दो मान बराबर हैं तो इंस्ट्रक्शन लॉजिक रूप से फॉल्स है। सोर्स ए का एक एड्रेस होना चाहिए। सोर्स बी का एक प्रोग्राम कांस्टेंट या एक एड्रेस हो सकता है। नेगेटिव वैल्यू टूल्स कॉम्प्लीमेंट में स्टोर होते हैं। लैच पर टिप्पणी लिखें। यह वह स्थिति होती है जब इनपुट बंद हो जाता है तब भी आउटपुट एक्टिव रहता है। आवश्यक होता है इस तरह के ऑपरेशन के लिए लैच सर्किट का यूज किया जाता है। यह एक आत्म अनुरक्षण सर्किट है जो एक्टिव होने के बाद यह उस स्थिति को बनाए रखता है जब तक कि एक और इनपुट प्राप्त न हो जाए। यह लैच इंस्ट्रक्शन जब इनपुट ए कंटेंट बंद हो जाता है तो आउटपुट प्राप्त होता है। हालांकि जब आउटपुट प्राप्त हो जाता है तो फंक्शन कांस्टेंट का एक और सेट एसोसिएट होता है। आउटपुट क्लोज होने पर ये कॉन्टेक्ट इनपुट कॉन्टेक्ट्स के साथ और गेट सिस्टम बनाते हैं। अब यह इनपुट ए ऑपरेट होता है फिर भी सर्किट आउटपुट उत्पन्न करेगा। आउटपुट को जारी रखने के लिए क्लोज कॉन्टेक्ट बी को ऑपरेट करना है। इसके बाद एक मोटर है जिसे स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब पावर सप्लाई मोटर को दी जाती है। प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है होने पर X401 बंद कर दिया जाता है। जब X400 को मोमेंटली बंद किया जाता है तो Y430 एक्टिव होता है और इससे कॉन्टैक्ट बंद हो जाते हैं। यह लैच और Y431 के स्विचिंग और Y432 पर स्विच करने का रीसेट होता है। मोटर को बंद करने के लिए X401 को दर्शाया जाता है और यह ओपन होता है। Y430 कॉन्टैक्ट टॉप रंग और तीसरे रंग में ओपन होता है और दूसरी रंग में बंद है। इस प्रकार Y431 के ओपन होने पर Y43 क्लोज होता है। लैच का यूज स्टार्टअप के साथ व्यापार के रूप में किया जाता है जिससे एप्लीकेशन पर स्विच ऑन लैच हो जाए। स्काडा सिस्टम सीक्वेंसर कंट्रोल एंड डाटा इक्वाइजेशन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है स्काडा सिस्टम क्या है, इसके उपयोग का विवरण कीजिए। स्काडा का पूरा नाम सीक्वेंसर कंट्रोल एंड डाटा इक्वाइजेशन सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा इक्वाइजेशन होता है। यह एक औद्योगिक कंप्यूटर इंडस्ट्रियल कंप्यूटर पर आधारित कंट्रोल सिस्टम है जो विभिन्न प्रकार के उद्योगों में औद्योगिक उपकरणों के टास्क को
उपकरणों के टैक्स मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए वास्तविक समय में डाटा को स्टोर करने और विश्लेषण करने के लिए नियोजित किया जाता है। पावर सिस्टम में स्काडा को पावर डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन के रूप में परिभाषित किया जाता है। सामान्य तौर पर रियल टाइम पीएलसी और प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर में एक सबस्टेशन को कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए सर्किट ब्रेकर और पावर मॉनिटर का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक सबस्टेशन पर स्थित कॉम्प्लेक्स आधारित स्काडा नोड में पीएलसी और अन्य इक्विपमेंट में डाटा ट्रांसमिट किया जाता है। एक या एक से अधिक कंप्यूटर विभिन्न केंद्रीय कंट्रोल तथा मॉनिटर पॉइंटर पर स्थित होते हैं। यूजेस ऑफ स्काडा किसी भी प्रकार के उपरोक्त उपकरणों को मैनेज करने के लिए स्काडा का यूज किया जाता है। आमतौर पर स्काडा सिस्टम का यूज कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रीज की प्रक्रिया को ऑटोमेटिक रूप से कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। स्काडा सिस्टम निम्न को कंट्रोल करता है: इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर स्वेज हैं, बिल्डिंग्स फिल्टिंग एंड इन्वायरमेंटल मैन्युफैक्चरिंग, मास ट्रांसिट, ट्रैफिक सिग्नल में स्काडा का उपयोग लगभग हर उद्योग और सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम में किया जाता है जहां ऑटोमेटिक दक्षता बढ़ानी होती है। स्काडा सिस्टम आपके ऑपरेशन से जुड़ी प्रत्येक वस्तु की ट्रैक करने के लिए संवेदन क्षमता को कम्युनिकेशन पावर प्रदान करता है। एडवांटेजेस ऑफ स्काडा के निम्नलिखित हैं: लंबी दूरी को मॉनिटरिंग, लंबी दूरी की ट्रेनिंग, आतंकवाद, बर्बरता, अलार्म के खिलाफ प्रोटेक्शन, डेटा प्रबंधन, रियल टाइम कंट्रोल के साथ ऑटोमेटिक ऑपरेशन, विश्वसनीयता, मजबूती, समृद्ध कार्य क्षमता, 50 से 100 प्रति वर्ष निवेश। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्पैच सिस्टम क्या है तथा इसके उपयोग भी बताइए। डिस्पैच सिस्टम: लोड डिस्पैच सिस्टम डिपार्टमेंट पावर सिस्टम के ऑपरेशन प्लानिंग, मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग के लिए तंत्रिका केंद्र है। पावर को स्टोर नहीं किया जा सकता है और आवश्यक होने पर उत्पादित किया जाना चाहिए। इसलिए यह आवश्यक है कि पावर सिस्टम को रोजाना विधि को ऑपरेट किया जाए। यह लोड डिस्पैच सेंटर का मुख्य उद्देश्य होता है। लोड डिस्पैच सेंटर में उद्देश्य निम्नलिखित है: सिस्टम की आवश्यकता, सिस्टम की अखंडता, विश्वसनीयता और जनरेशन और ट्रांसमिशन सुविधाओं की सुरक्षा के साथ पावर की डिमांड का मिलना, सिस्टम फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। रिसोर्सेज का इंटरनल उपयोग, सिस्टम की गड़बड़ी के साथ सामान्य स्थिति का रिस्टोरेशन तेजी से होती है। इस प्रकार लोड डिस्पैच सेंटर का उपयोग अधिकतम सुरक्षा और दक्षता प्राप्त करने के लिए समय समय पर पावर के जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का समन्वय करना है। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के कार्य संबंधित क्षेत्र में पावर सिस्टम में एकीकृत ऑपरेशन को सुनिश्चित करने के लिए रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर सर्वोच्च सिस्टम होता है। रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर ऐसे सिद्धांतों, निर्देशों और पहिएदारी इलेक्ट्रिसिटी के स्पष्टता, निर्धारित और डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में अनुपालन करेगा, जैसा कि सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में अनुपालन करेगा, जैसा कि सेंट्रल कम्युनिकेशन ग्रिड कोड में निर्दिष्ट कर सकता है।
रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर कमीशन द्वारा निर्दिष्ट इलेक्ट्रिसिटी के इंटर स्टेट ट्रांसमिशन में लगी निर्दिष्ट इलेक्ट्रिसिटी के इंटर स्टेट ट्रांसमिशन में लगी जनरेशन कम्युनिकेशन या लाइसेंसधारियों से इस तरह के शुल्क वसूल कर सकता है। यूज ऑफ स्काडा इन लोड डिस्पैच सेंटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए राज्य के भीतर कई एजेंसियां होती हैं। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर इन ऑपरेशन को मॉनिटरिंग करता है और राज्य की ग्रिड के माध्यम से ट्रांसमिट की गई पावर की मात्रा की हिसाब रखता है। स्काडा उन प्रक्रियाओं पर लागू होता है जो बड़े क्षेत्रों में फैली होती हैं और उसके लिए निम्नलिखित उपयुक्त होते हैं। छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन स्टेशन के समूह जिन्हें चालू और बंद किया जाता है। तेल और उत्पादन फैसिलिटीज गैस, तेल, रसायन, पानी के लिए पाइपलाइन जो दूर स्थित होते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम इरिगेशन सिस्टम आदि। क्वेश्चन नंबर ऑपरेशन कंट्रोल ऑपरेटर कंट्रोल क्या है तथा इसके लाभ बताइए। ऑपरेटर कंसोल क्या है और तथा इसके लाभ बताइए। ऑपरेटर कंसोल यूएमपी के हिस्से के रूप में उपलब्ध है जो उपयोगकर्ताओं को उपकरणों समूह और डिवाइस मॉनिटरिंग प्रोफाइल में सदस्यता का प्रबंध करने के लिए एक वैकल्पिक विधि प्रदान करता है और डैशबोर्ड और अलार्म देखता है। ऑपरेटर कंसोल आपको सिस्टम संचालन और निगरानी परिणामों के माध्यम से नेविगेट करने के लिए ग्राफिकल क्लिक करने के योग्य साधन प्रदान करता है। ऑपरेशन कंसोल में ऑपरेटर कंसोल डैशबोर्ड पर निम्नलिखित व्यूज उपलब्ध होते हैं। होम व्यूज ये होता है आपको निगरानी की स्थिति के बारे में एक त्वरित नज़र प्रदान करता है जिसकी मॉनिटरिंग की जाती है। इसके बाद आता है इसके बाद अलार्म व्यू आपके वातावरण में उत्पन्न होने वाली सभी अलार्म को प्रदर्शित करता है। इसके बाद आता है ग्रुप व्यू ये आता है कोड के सिलेक्शन के साथ प्रत्येक ग्रुप के साथ कोड व्यू को प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित डायग्राम कोड पर उपलब्ध जानकारी के प्रकार को दर्शाते हैं। इसके बाद ये आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम 1 2 3। इसके बाद यहाँ पे ये लग गया सारी चीज़ें। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद आता है इन्वेंटरी व्यू ये होता है यूआईएम इन्वेंटरी में उपकरणों को देखने का एक आसान तरीका प्रदान करता है जो आपके द्वारा मॉनिटर किए जा रहे हैं वातावरण के लिए उत्पन्न होता है। डैशबोर्ड व्यू में ये होता है कि डैशबोर्ड व्यू आपको आउट ऑफ द बॉक्स सीए बिजनेस इंटेलिजेंस डैशबोर्ड एक्सचेंज करने देता है। ऑपरेटर कंसोल के लाभ इसके निम्नलिखित लाभ होते हैं। ऑपरेटर कंसोल ऑपरेशन क्षमता के अनुसार सटीकता ऑपरेशन रिस्पॉन्स सुनिश्चित करता है। सिचुएशनल अवेयरनेस प्रदान करता है। 24/7 कवरेज की आवश्यकता को कम करने वाले केंद्रीय नियंत्रण या दूरस्थ साइटों
से कार्य करता है। क्वेश्चन, स्काडा सिस्टम में कम्युनिकेशन चैनल क्या है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। स्काडा सिस्टम में कम्युनिकेशन चैनल, स्काडा सिस्टम में दो प्रकार के कम्युनिकेशन चैनल होते हैं, सिग्नल चैनल, मल्टी चैनल। सिग्नल चैनल इसमें सेंसर सिग्नल कंडिस्टर सिंबल सिंपल और होल्ड सर्किट एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर एडीसी और एक स्टोरेज डिवाइस प्रिंटर कन्वर्टर एडीसी स्टोरेज डिवाइस प्रिंटर कन्वर्टर पीसी सम्मिलित होते हैं। एक एनालॉग को डिजिटल कन्वर्टर एडीसी फॉलो करते हुए आंतरिक रूप से निर्धारित दर पर रिपीटिव कन्वर्जन किए जाते हैं। आउटपुट डिजिटल कोड शब्दों में होते हैं जिसमें संकेत, ध्रुवीयता, जानकारी और एक आउटपुट सम्मिलित होता है जो ये दर्शाता है कि आउटपुट डिजिटल वैलिड है। ट्रांसड्यूसर सिग्नल कंडीशनल इसमें इसके बाद है सिंपल एंड होल्ड सर्किट। इसके बाद आ जाता है 2PC कन्वर्टर सिस्टम, 2PC प्रिंटर स्टोरेज। इसके बाद ये आ जाता है बफर करेगा। इसके बाद AD कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। डिजिटल आउटपुट स्टोरेज या प्रिंटर डिवाइस या विश्लेषण के लिए डिजिटल कंप्यूटर डिवाइस को दिया जाता है। लोकप्रिय डिजिटल पैनल मीटर DPM इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है। यह स्वतंत्र रूप से रन होता है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से डाटा को बाहरी इंटरफेस से स्टार्ट होने वाले कमांड के बजाय DPM द्वारा निर्धारित दर पर इंटरफेस रजिस्टर में स्थानांतरित किया जाता है। मल्टी चैनल एक मल्टीप्लेक्स को अनुप्रयुक्त रूप से सम्मिलित करके एक मल्टी चैनल DAS डिजाइन किया जा सकता है। उपरोक्त रूप से मक्स के एड्रेस का सेक्शन करके प्राथमिकता के आधार पर इनपुट चैनल को चुना जा सकता है। ये है इसके मल्टी चैनल में, इसमें मल्टी चैनल को कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद आता है आर्किटेक्चर ऑफ स्काडा। आमतौर पर स्काडा सिस्टम में निम्नलिखित कंपोनेंट सम्मिलित होते हैं। लोकतंत्र प्रोसेसर, ऑपरेटिंग डिजाइन, PLC इंस्ट्रूमेंट, रिमोट टर्मिनल यूनिट, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मास्टर टर्मिनल यूनिट या होस्ट कंप्यूटर और ह्यूमन मशीन इंटरफेस वाला PC कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। इसके बाद HMI आ जाएगा। इसके बाद कम्युनिकेशन कंडीशन ये स्काडा से कनेक्ट होता है, HMI होता है। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन इंटरफेस। इसके बाद PLC आ जाएगी। इसके बाद स्काडा प्रोग्रामिंग हो जाएगी। इसके बाद RTU हो जाएगा। इसके बाद सुपरवाइजरिंग सिस्टम आ जाएगा। इसके बाद आता है ह्यूमन मशीन इंटरफेस, HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस। यह एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है जो मैन्युअली ऑपरेटर द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले प्रक्रिया डेटा को प्रस्तुत करता है। इसका उपयोग स्काडा सिस्टम में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और डाटा बस को प्रबंधन जानकारी प्रदान करने के लिए लिंक करके किया जाता है, जिसमें अनुसूचित रखरखाव प्रक्रिया, विस्तृत योजनाबद्ध लॉजिक जानकारी, एक विशिष्ट सेंसर या मशीन के वैधानिक डेटा सम्मिलित होता है। HMI सिस्टम ऑपरेटिंग कर्मियों को सूचना में रेखांकन के साथ देखने की सुविधा प्रदान करता है।
RTU यह एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित डिवाइस है जो रिमोट टेलीमेंटरी और प्लांट या प्रक्रिया को कंट्रोल करने के उद्देश्य के उपयुक्त सेंसर, ट्रांसमीटर और प्रोसेसर उपकरण से जुड़ा है। RTU उत्पादन प्रक्रियाओं पर नज़र रखता है और सभी डाटा को एक सेंट्रल स्टेशन तक पहुंचाता है, जहां स्टोर किया जाता है और मॉनिटरिंग की जाती है। सुपरवाइजरी सिस्टम को स्काडा के उपकरण जैसे RTU, PLC और सेंसर इत्यादि के बीच कम्युनिकेशन के लिए सर्वर के रूप में यूज किया जाता है। प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोल PLC स्काडा सिस्टम में सेंसर सिग्नल को डिजिटल डाटा में बदलने के लिए सेंसर आउटपुट सिग्नल इकट्ठा करने के लिए PLC सेंसर से जुड़े होते हैं। RTU के बजाय लचीले कॉन्फ़िगरेशन, वर्सेटाइल और सामर्थ्य जैसे लाभ देने वाले PLC का यूज किया जाता है। मास्टर टर्मिनल यूनिट्स MTU स्काडा सिस्टम में मास्टर टर्मिनल यूनिट्स एक उपकरण है जो रिमोट टर्मिनल यूनिट RTUs को कमांड जारी करता है, जो कि कंट्रोल से रिमोट स्थानों पर स्थित आवश्यक डेटा इकट्ठा कर उसे स्टोर करता है और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने और इंफॉर्मेशन को चित्रों, कर्वों और टेबल के रूप में मानव इंटरफेस में प्रदर्शित करने के लिए निर्णय लेने में हेल्प करता है। यह कंट्रोल सेंट्रल में स्थित मास्टर टर्मिनल यूनिट MTU का ऑपरेशन है। डाटा लॉगर और रिपोर्ट जनरेशन क्या होता है? डाटा लॉगर का एक उपकरण है जो माप प्रदर्शन करता है और टाइम स्टैम्प डाटा को स्टोर कर सकता है। माप निर्धारण करने के लिए एक इंटरनल क्लॉक प्राथमिक इनपुट है। अन्य क्राइटेरिया जैसे कि एक मापी गई वैल्यू डाटा स्टोरेज को ट्रिगर कर सकता है। उपरोक्त डिवाइस से लॉग डेटा को पुनर्प्राप्त कर सकता है। साथ ही अतीत से डेटा रिव्यू कर सकता है। R100X प्रथम डाटा लॉगर है जो विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए माप और नियंत्रण प्रदान करता है। इसकी रिलायबिलिटी इसके रिमोट इन्वायरमेंटल और एप्लीकेशन के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाती है, जिसमें मौसम स्टेशन मेसोनेट सिस्टम, बिट प्रोफाइलिंग, वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग, हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम, जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग और हाइड्रोलॉजिकल सेक्शन सम्मिलित हैं। CR100X कम पावर वाला उपकरण है जो सेंसर को मापता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन और टेलीफोन को ऑपरेट करता है, डाटा को एनालिसिस करता है, इंटरनल डिवाइस को कंट्रोल करता है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करता है। रिपोर्ट जनरेशन स्काडा सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण कार्यों में से स्टोर डाटा के आधार पर बड़ी संख्या में रिपोर्ट तैयार करना है। उस अंत तक स्काडा सॉफ्टवेयर के एक रिपोर्ट जनरेशन मॉड्यूल सम्मिलित होता है जो MTU डाटा बस से डेटा को पुनः प्राप्त करता है और इससे वांछित रिपोर्ट उत्पन्न करता है। सॉफ्टवेयर मॉड्यूल उपयोगकर्ता को रिपोर्ट का प्रारूप चुनने, रिपोर्ट की स्टाइल की अनुकूलित करने, ग्राफिक्स सम्मिलित करने और यहाँ तक कि कैलकुलेशन करने की अनुमति देता है।
प्रोसेस ऑफ रिपोर्ट जनरेशन। ये रिपोर्ट निर्णय लेने के लिए एक अमूल्य जानकारी प्रदान करता है। पूरे सिस्टम का संचालन, पूरे सिस्टम का रखरखाव, कंट्रोल प्रोसेस में संबंधित व्यवसाय का प्रबंधन, तकनीकी और व्यावसायिक प्लानिंग शॉर्ट टर्म, अल्पकालिक और लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन दोनों टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। एक अच्छी रिपोर्ट जनरेटर निम्नलिखित प्रकार के रिपोर्ट बनाने में सक्षम होता है। रिपोर्ट की प्रकृति, संख्या, प्रारूप और सामग्री, उपयोगकर्ता की आवश्यकता और पसंद और रिपोर्ट के उद्देश्य पर निर्भर करती है। स्टेट रिपोर्ट में ट्रेंड रिपोर्ट आ जाता है, इवेंट रिपोर्ट या इवेंट लॉग। इसके बाद आता है अलार्म रिपोर्ट या अलार्म लॉग, कम्युनिकेशन रिपोर्ट या कम्युनिकेशन लॉग, डिस्प्ले प्रिंटआउट या स्क्रीन प्रिंटआउट। इसके बाद ऑपरेशनल रिपोर्ट्स। इसके बाद स्टेटिकल रिपोर्ट्स। चलो ये ख़त्म हो गया पीएलसी एंड स्काडा का फुल महामैराथन क्लास में। अगर आप इस महामैराथन क्लास को पूरी देख कर ही चलेंगे पेपर के पहले, तो आपका पेपर बहुत ही शानदार जाएगा, क्योंकि इसमें हमने सारे क्वेश्चन को कवर किया है जो कि अभी तक के पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख कर ही चलेंगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। ये इसमें मैंने बहुत मेहनत की है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और दोस्तों को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।